एक बार फिर से हम लोग देखेंगे आज मेंस क्लास चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस क्लास में जीएस सेकंड पेपर। और जीएस सेकंड पेपर हम लोग जीएस सेकंड पेपर में जैसा कि आप जानते हैं संविधान है, आईआर के इशू है, इंटरनल सिक्योरिटी के इशू है। इन मुद्दों पर बेसिकली सेकंड पेपर जीएस सेकंड पेपर चाहे आपका आईएएस का एग्जाम्स हो या पीएससी के एग्जाम्स हो, मुख्य परीक्षा की, वहाँ पर सेकंड पेपर में इन चीज़ों को शामिल किया गया है। और हम लोग आज संविधान देख रहे हैं और संविधान में हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना, लगातार प्रस्तावना देख रहे हैं। 2020 या 2019 और 2020 के मेंस के पर्पस से हम लोग ये सारा सीरीज देख रहे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे, प्रस्तावना ही चल रहा है, काफ़ी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, पूरी वीडियो को देखें क्योंकि जब सारे वीडियो हो जाएंगे तो हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर फॉर्मेटिंग देखेंगे। बात करेंगे हम गणतंत्र की। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो मुद्दा है गणतंत्र। गणतंत्र है क्या? गणतंत्र हम दिवस भी मनाते हैं और भारत गणतंत्र देश है। हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, भारत को संविधान के तहत गणतंत्र घोषित किया। अब गणतंत्र राजतंत्र के विपरीत विचारधारा, राजतंत्र और गणतंत्र में विपरीत संबंध है। राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है और राजा ही सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे सेना हो, चाहे कुछ भी नीतियाँ बनानी हो, चाहे निर्णय देना हो, सारी व्यवस्था पर राजा का एकाधिकार होता है। और राजा के परिवार का ही कोई व्यक्ति बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है। इस प्रकार एक प्रकार से चेन चली आती है। ये चैन कब टूटती है? जब कोई अन्य राज्य इस पर आक्रमण कर दे और इस डायनेस्टी को, इस राजतंत्र को जीत ले। और फिर जो डायनेस्टी इस राजतंत्र को जीतेगी फिर उसकी चैन चलेगी, किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4। भारत में भी ऐसा होता आया था और यूरोप के देशों में, यानी जहाँ पर भी राजतंत्र रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार की परिपाटी देखी गई है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था कोई भी व्यक्ति राजा के पद तक पहुंच जाए। अब गणतंत्र राजतंत्र के विपरीत विचारधारा है। गणतंत्र में माना गया जो देश का प्रमुख होगा, प्रमुख का मतलब जो देश का हेड होगा, जो देश का हेड होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। निर्वाचित होने से मतलब क्या है? देश का जो प्रमुख होगा वो आनुवांशिक नहीं होगा, ना वंशानुगत होगा। तो यहाँ पर इस प्रोविजंस में हम विश्व के अनेक देशों से हम बहुत आगे आ गए। यूरोप के अनेक देशों में आज भी राजतंत्र है और राजतंत्र होने की आज भी वहाँ पर राजा रानी है। भले वो संवैधानिक राजतंत्र हो लेकिन वहाँ पर राजतंत्र का आज भी विस्तार है, आज भी एग्जाम्पल वहाँ पर देखे जाते हैं। इसका कारण एक इतिहास के संदर्भ में जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर राजतंत्र इसलिए समाप्त नहीं हुए कि राजा ने अनेक प्रकार के संवैधानिक सुधारों की अनुमति दे दी और राजा ने कहा हम केवल औपचारिक तौर पर रहेंगे और बाकी जो सत्ता होगी, शासन होगी, वो लोकतांत्रिक सरकारें चलाएंगी। भारत में इस प्रकार की प्रणाली इसलिए नहीं आ पाई, भारत में संवैधानिक राजतंत्र इसलिए स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि भारत में एक लंबे समय तक
अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया। अंग्रेजों ने भारत में जितनी भी राजतंत्री सत्ताएं थीं उनको परास्त किया। उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और जिनको नहीं मिलाया गया तो उनको अपने अधीनस्थ कर लिया गया। तो भारत में, दिल्ली में, केंद्र में इस प्रकार का कोई राजा नहीं था जैसे मुगल काल में हुए, सल्तनत काल में हुए। तो इस प्रकार से भारत में सीधे गणतंत्र की प्रणाली अपनाई गई। ब्रिटिश गए यहाँ से। तो ब्रिटेन के, ऐसा नहीं, ब्रिटेन भली वहाँ पर राजतंत्र है लेकिन राजतंत्र की वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, राजतंत्र का, राजा का वहाँ पर और इंटरफियर नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से ब्रिटेन की सम्राट की हैसियत है। यानी सम्राट जो भी काम करता है वो सारे काम क्या होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर किए जाते हैं। तो जिस प्रकार की प्रणाली ब्रिटेन में है उसी प्रकार की प्रणाली भारत में है। बस ब्रिटेन में राजतंत्र है और भारत में गणतंत्र है, लेकिन हम कहीं ना कहीं संवैधानिक या सैद्धांतिक तौर पर हम यहाँ पर यूरोपीय देशों से एक कदम आगे हैं। अब तो गणतंत्र का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि देश के जो सर्वोच्च पद है, भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। इस पद तक कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो इस पद पर पहुंच सकता है। इसीलिए भारत को प्रस्तावना के द्वारा क्या किया गया, गणराज्य घोषित किया गया। यहाँ पर आप एग्जाम्स में ये भी कोड कर सकते हो, ये सवाल छोटा सवाल आएगा 50 शब्द का, आप ये भी कोड कर सकते हो जो केशवानंद भारती मामला है। आप केशवानंद भारती मामले को हर सवाल में, हर आंसर्स में अपनी कोड कर सकते हो लिखते वक्त। केशवानंद भारती मामले में क्या किया गया, केशवानंद भारती मामले में ये किया गया जो गणतंत्र है या गणराज्य है भारत के मूल ढांचे का हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का ये लक्षण माना गया। बात के लिए ये बात आपको एक मोटा मोटी आइडिया बन गया होगा, एक मोटा मोटी समझ में आ गई होगी। देखा है, भारत में राजतंत्री परंपरा को नकारा गया है। विशिष्ट वर्ग व विशिष्ट व्यक्ति का सिद्धांत। राजतंत्री परंपरा मैंने समझा, राजतंत्र में क्या होता है, विशिष्ट वर्ग होता है और एक विशिष्ट व्यक्ति होता है कि अवधारणा को भी नकारा गया। यानी कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होगा कि उसी से ही राष्ट्र प्रमुख चुने जाएंगे, राष्ट्र प्रमुख बनेंगे, ना कोई विशिष्ट व्यक्ति है। संविधान की प्रस्तावना में भारत में एक गणराज्य घोषित किया गया, जिससे तात्पर्य है देश का एक प्रमुख आनुवंशिक या मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो बात समझ में आ रही है। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति गैर की जगह बिना सब ज्यादा अप्रोप्रिएट, बिना किसी भेदभाव के इस उच्च पद पर पहुंच सकता है। इस संदर्भ में वैश्विक पटल पर भारत ने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत की है। APJ अब्दुल कलाम, बैरक सिंह आदि जैसे लोगों को भारत में क्या बने, राष्ट्रपति बने या उच्च पद तक पहुंचे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपको पता ही है लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन, जनता पर जनता के द्वारा, बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल। थोड़ा और बातें समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र, एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से मतलब क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मतलब है कि नीति निर्माण में, बहुत धीमे धीमे तोड़ते चले जाए एक दूसरे को, जनता की सीधी सहभागिता। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे, जहां पर जनता की क्या हो, सीधी सहभागिता हो, जिसको हम समझ सकते हैं जो यूरोपीय कंट्री है
वहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के समझ रखा जाता है और जनमत संग्रह के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। जैसे ब्रिटेन में निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन यूरो में ये यूरोपीय संघ में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वहाँ पर वहाँ की जनता ने निर्णय दिया बहुमत से कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में नहीं रहेगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र से मतलब क्या है? जहां पर प्रतिनिधि बने। प्रतिनिधि से मतलब क्या है कि जैसे जनता या देश है, देश में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से या इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उससे एक प्रतिनिधि इलेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो क्या करता है? इस जनता का प्रतिनिधित्व करता है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बनाते हैं? नीतियां बनाते हैं। तो यहाँ पर जनता की कैसी सहभागिता दिखाई पड़ रही है आपको? तो यहाँ पर जनता की अप्रत्यक्ष सहभागिता दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर समझने वाला विषय है, भारत जैसे देशों के लिए या जो देश बड़े हैं, जिन देशों के पास पॉपुलेशन अपेक्षाकृत अधिक है, जिन देशों के पास संसाधन सीमित है, पॉपुलेशन अधिक है, वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही एक सही प्रणाली के तौर पर उपस्थित हो सकती थी। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या समझते हैं, तथा तो भारत के संदर्भ में आप किसे सही मानेंगे? दूसरा रहता आपकी राय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है? तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर जो भी मैंने बताया, कुछ कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट व इनडायरेक्ट या कह सकते हो इनडायरेक्ट को प्रतिनिधिक लोकतंत्र, यहाँ पर जनता क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और ये रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधायिकाएं हैं, उनमें बैठते हैं और नीति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करेंगे डेमोक्रेसी पर। पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी ने मान लो लोकतंत्र नहीं पढ़ा, वो भी लेकिन अपने अधिकारों को जानता है। अगर उसके अधिकार कहीं पर भी अगर काटे जा रहे हैं या उसके अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करता है। आपके निजी जीवन में भी लोकतंत्र का पूरी तरह से समावेश है, यानी कि आपके जो मोबाइल हैं, आपकी जो ईमेल आईडी है, आपके जो पासवर्ड है, खासकर मोबाइल की बात कर लें तो मोबाइल में किसी अन्य व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है। इसीलिए अधिकांश लोग अपने मोबाइल में अनेक प्रकार के पैटर्न लॉक लगाकर रखते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति उनके मोबाइल को खोलता है तो वहां पर वो उन्हें क्या करती हैं? मना करती हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राइट टू प्राइवेसी भी एक प्रकार का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो बात समझने का प्रयास करें कि लोकतंत्र यानी भारत में अगर आप लोकतंत्र, पाकिस्तान में लोकतंत्र जीवन में एक जीवन शैली नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में अनेकों बार सेना के द्वारा क्या किया गया? सेना के द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया, वहां पर चुनी हुई सरकारों को वहां से क्या कर दिया गया? अपदस्थ कर दिया।
लेकिन भारत में अगर इस प्रकार के प्रयास किए जाते तो निश्चित तौर पर ही जनता के द्वारा ही इसका विरोध किया जाता, क्योंकि हमारी जीवन शैली में, हमारे ब्लड में लोकतंत्र जैसी प्रणाली उपस्थित है। तो लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक लोकतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है। अब तो इसमें एक इन्वायरमेंट का पक्ष, पर्यावरण का पक्ष भी जोड़ा जा रहा है। तो लोकतंत्र एक व्यापक शब्द है। हम लोग भारतीय संविधान के तहत एक नया मतलब एक खंड करेंगे, एक नया पार्ट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे राजनीतिक सिद्धांत का। तो वहां पर हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात समझ में आपको यहाँ पर आ रही होगी कि लोकतंत्र शब्द क्या है, व्यापक है। यह एक लोकतंत्र से तात्पर्य एक शासन व्यवस्था से, और लोकतंत्र मात्र राजनीतिक ना होकर सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। सामाजिक लोकतंत्र को आप सामाजिक न्याय से भी समझ सकते हैं, सामाजिक लोकतंत्र को आप सामाजिक अधिकारों से समझ सकते हैं, सामाजिक लोकतंत्र से आप तात्पर्य आप व्यक्तिगत अधिकारों से भी समझ सकते हैं, सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य आप समुदायगत अधिकारों से समझ सकते हैं। भारत में सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं सामाजिक लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। हम अगर आर्थिक लोकतंत्र की बात करें तो आर्थिक लोकतंत्र भी है। आर्थिक लोकतंत्र से मतलब है सभी को कम से कम इतना प्राप्त हो कि वो अपने जीवन निर्वाह आसानी से कर सके, या अर्थात और इसके बाद जो जितनी मेहनत करे, जो अधिक मेहनत करेगा, अधिक होगा, उसको अधिक प्राप्त होगा। ये भी आर्थिक लोकतंत्र है। जो व्यक्ति जो अर्न करेगा उस पर क्या होगा, उसका अधिकार होगा, अगर वो लीगली अर्न करता है। तो अब्राहम लिंकन का कथन या बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, जनता के द्वारा जनता पर शासन, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बात समझने आना कि पर लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक जीवन शैली है, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग विस्तार से अभी केवल प्रस्तावना पढ़े तो रेफरेंस दे रहे हैं। और भारत में लोकतंत्र की क्या अपनाई कि अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई है। और लोकतंत्र में क्या होता है, अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है सॉरी, जनता के हाथों में क्या होती है, अंतिम शक्ति होती है। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पर एक मोटा मोटी आइडिया बना, रटना नहीं है, मोटा मोटी आइडिया बनाना है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, आप डेमोक्रेसी में रह गए। लोकतंत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किन देशों में, छोटे देशों में, संसाधन है जहाँ पर डिजिटलीकरण होगा, तकनीकी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी सक्सेस हो सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ, इंडिया में, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र से क्या मतलब, जहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाए। प्रतिनिधि का मतलब क्या है, एक जनता निर्वाचन क्षेत्र होता है और जो जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, वो विधायिका में बैठता है, विधायिका में जनता के लिए नीति निर्माण करता है। जनता की सहभागिता यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्येक 5 साल में जनता को इस प्रकार के अधिकार, वहां पर निर्वाचन के अधिकार दिए गए हैं भारत में। लोकतंत्र क्या है, केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, सामाजिक सिद्धांत भी है, आर्थिक सिद्धांत भी, जीवन शैली से मतलब क्या है, भारत के भारतीयों के ब्लड में डेमोक्रेसी है। यानी घर के अंदर भी हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, हम अपनी प्राइवेसी की बात करते हैं, निजता की बात करते हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट हमारे घर के अंदर भी है, जीवन शैली है, जीवन में एक प्रकार से एक अभिन्न हिस्सा है डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से आप इन बातों को एक दूसरे से जोड़कर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बात क्लियर? हाँ जी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्द से जल्द जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि जब तक लाइव नहीं आऊँगा, लाइव आऊँगा तो आपकी जो बाकी समस्याएं हैं, बाकी दिक्कत हैं, उसको हम लोग सही करने का प्रयास वहाँ पर हम करेंगे। धन्यवाद।